हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में आज हमारा EORO का जो टेस्ट नंबर है वो रहने वाला है 17वां। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी टेस्ट कर लिए हैं वो सारी की सारी क्लासें हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी को वो क्लासें भी ज़रूर लेनी चाहिए। आज का जो हमारा टेस्ट है 17 नंबर टेस्ट है। इस टेस्ट में आज हमारे रहेगा राजस्थान जीके, आपकी इंडियन पॉलिटी, आपका पार्ट बी और साथ में आपकी एक योजना। ठीक है, साथ में आपकी एक योजना है वो हम कवर करेंगे पूरी डिटेल से। और यहाँ पे जो मैं आपको योजना करवाती हूँ उसके बाद उससे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी जरूर डाल देती हूँ, प्रोवाइड करवा देती हूँ, ताकि आप उस योजना का है वो रिवीजन कर सकें। क्योंकि मैं आपको जो भी योजना करवाती हूँ वो पूरी डिटेल से करवाती हूँ। अगर आपने एक बार यहाँ से इस योजना को पढ़ लिया तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से ही आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो चलिए आज की जो हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति की कुर्की के दौरान निम्न में से कौन सी संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। यानी जब आपकी जो संबंधित अधिकारी है वो कुर्की करेगा तो कौन सी संपत्ति की कुर्की नहीं कर सकता। व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, बच्चों के बिस्तर व कपड़े, औजार, उपकरण, पशु, बीज अगर किसान है तो, और उपरोक्त सभी। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर हम अब संपत्ति की कुर्की की बात करें तो ये आपके किस में दिया हुआ है, धारा 133 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारी एक तो धारा 133 ये कवर होगी, दूसरी हमारी जो छठी अनुसूची है वो हमारी कवर होगी, छठी अनुसूची है वो कवर होगी। मैंने आपको पहले भी जो इस एक्ट है जो आपका नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसमें 6 अनुसूचियां हैं। ये 6 की 6 अनुसूचियां मैंने पहले भी आपको कवर करवाई थी, अच्छे से याद करवाई थी। आज फिर है इनको हमें रिवीजन इनका करेंगे और फिर अच्छे से इसको याद कर लेंगे। तो इस जो आपकी क्वेश्चन है इसमें धारा 133 और छठी अनुसूची दोनों पर हमें चर्चा करेंगे। अब हम बात करें कि धारा आपकी 133 है। धारा 133 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि वारंट को निष्पादित करने की रीति, वारंट को निष्पादित करने की रीति, निष्पादित करने की रीति ये दिया हुआ है आपके धारा 133 में। तो धारा 133 में बताया हुआ है कि जो संबंधित अधिकारी होगा वो किस विधि से आपकी जंगम हो या स्थावर संपत्ति हो, जंगम या स्थावर संपत्ति को किस हिसाब से है वो कुर्क करेगा। और इसमें बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई, ये इसमें दिया हो गई व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी हो गई, उनके बच्चों के जो बिस्तर है, कपड़े हो गए, पहनने के कपड़े हो गए, बिस्तर हो गए, उनको कुर्क नहीं कर सकता। अगर और देखें तो कि खाना बनाने के बर्तन हो गए, अगर वो शिल्पकार है तो उसके औजार हो गए, शिल्पी है तो उसके औजार हो गए, अगर वो किसान है तो उसके औजार हो गए। ठीक है, और किसान की खेती के जो भी उपकरण हो गए वो हो गए, और उपकरण के साथ पशु हो गए, बीज हो गए, वो है कुर्क नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मेन ये हुआ कि जो व्यक्ति है उसके जीवन यापन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जीवन यापन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यापन की जो आवश्यक वस्तु है उन्हें कुर्क नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा अगर ये है कि कोई जंगम में आपकी जो कुर्क करने वाली संपत्ति है वो जंगम संपत्ति है। ठीक है, तो उसे है जितनी रकम की वो संपत्ति है उतनी ही वो कोई भी वस्तु है उसे वो कुर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई राशि तो है वो बाइक की है और ट्रैक्टर को है, किसान का ट्रैक्टर है तो उसे कुर्क करने के लिए वो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी रकम है उतने के हिसाब की वस्तु है वो कुर्क की जाएगी। साथ में अगर जो संबंधित अधिकारी है उसको लगता है कि हाँ जो इन्होंने कुर्क की है वो वस्तु है वो सही नहीं है, इसे कुर्क नहीं करना चाहिए था, या फिर जो इसकी रकम थी वो तो कम थी और ज़्यादा की जो वस्तु है वो कुर्क कर ली है, तो इस हिसाब से उस संबंधित अधिकारी के कहने पर वो वस्तु है वापिस से लौटा दी जाएगी, वो कुर्क नहीं की जाएगी। और जो संबंधित अधिकारी होता है वो कुर्क करेगा संपत्ति को। कुर्क करने से पहले छठी अनुसूची आपकी दी हुई है, छठी अनुसूची के अनुसार एक प्रारूप देगा। ठीक है, छठी अनुसूची के अनुसार वो एक प्रारूप देगा, लिखित में प्रारूप देगा उस व्यक्ति को पहले, उसके बाद उसकी संपत्ति कुर्क करेगा। तो ये आपकी धारा थी 133 और आपकी छठी अनुसूची थी। ठीक है, अब आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो छठी अनुसूची है वो किस में, आपके धारा 133 में है। तो आपकी जो अनुसूची है छठी, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो कुर्क की संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप है वो किस में दिया गया है, कुर्क संपत्ति की तालिका, कुर्क संपत्ति की तालिका
तालिका और नोटिस का प्रारूप। नोटिस का प्रारूप ये किस में दिया गया है? ये आपके अनुसूची आपके 6 में दिया गया है। और धारा 133 में जो भी आवश्यक चीजें थी वो मैंने आपको सारी समझा दी। इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा है वो नियंत्रित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था? मरु विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग, योजना आयोग और वित्त आयोग, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर मरु विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101 के अंतर्गत वर्णित है, यानी 101 है धारा, उसमें क्या दिया हुआ है? नगरपालिका द्वारा लगाए जाने वाले कर, विकास पर भार उद्घृत करने की शक्ति, आपके करारोपण में छूट और नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नगरपालिका का जो आंतरिक राजस्व है वो किसमें दिया हुआ है? धारा 101 में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब अगर हम 101 की बात करें कि धारा 101 में है वो क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि नगरपालिका का आंतरिक राजस्व है। नगरपालिका का आंतरिक राजस्व यानी जो नगरपालिका है उससे आंतरिक राजस्व कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो इसमें धारा 101 में 3 चीज़ें बताई हुई है कि एक तो टैक्स से मिलेगा, दूसरा जो आपके प्रयोक्ता प्रभार होता है उससे मिलेगा, और तीसरा फीस या जुर्माना से मिलेगा। फीस या जुर्माना से। तो जो नगरपालिका को जो आंतरिक राजस्व है वो 3 चीज़ों से मिलेगा, यानी कि नगरपालिका का द्वारा जो भी उद्घृत टैक्स है यानी कर है उससे मिलेगा। दूसरा, नगरपालिका सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगरपालिका द्वारा जो उद्घृत उपयोक्ता प्रभार होता है उससे मिलेगा। तीसरा, जो नगरपालिका है वो कानूनी कार्य की अनुपालना करवाते हैं तो उसके लिए जो फीस और जुर्माना लगता है उससे है वो आंतरिक राजस्व मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और धारा 101 में क्या दिया है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? यानी कि आपकी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं, यानी सीटों की संख्या राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, यानी सदस्य संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बराबर है, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बराबर है, बिहार तथा गुजरात के बराबर है, और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के बराबर है। तो आपके अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो उसमें राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। अब हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान का एग्जाम देंगे तो हमें ये तो पता ही होनी चाहिए, तो इसमें कितनी है? 10 है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो जो राजस्थान है उसमें कितनी है? 25 सीटें हैं। इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में आवंटित स्थानों यानी राज्यसभा में पूछा है, तो यूपी में कितने? 31 है। और अगर दोनों के मिला के इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 19। कर्नाटक की कितनी है? 12। 19 और 12 कितने हो गए? 31 हो गए। यानी आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर जो एग्जामिनर है वो हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा में है वो सर्वाधिक जो सीटें हैं वो किनकी है? यूपी की है, 31 है। हमारे राजस्थान की कितनी है? 10 है। अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी के बराबर मिलाकर किनकी है, तो आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक की है। महाराष्ट्र की 19 सीटें और कर्नाटक की 12 सीटें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर, अलवर, दौसा और झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पपीते का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे है? दौसा में है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर अगर कोई व्यय करना है तो किसका अनुमोदन आवश्यक है? या नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होगा? नगरपालिका अध्यक्ष का,
नगरपालिका उपाध्यक्ष का और राज्य सरकार का और मुख्य नगरपालिका अधिकारी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार का। और राज्य सरकार का अनुमोदन के बाद ही नगरपालिका की सीमाओं के बाहर है वो कोई भी व्यय किया जा सकता है। और ये आपकी धारा 83 में दिया हुआ है। धारा 83 में दिया हुआ है कि नगरपालिका की जो बाहर की सीमा होगी वहाँ पे जो भी व्यय होगा वो व्यय करने की शक्ति है वो शक्ति के बारे में है, वो 83 में दिया हुआ है। 83 में आपके ये दिया हुआ है कि नगरपालिका है वो राज्य सरकार के अनुमोदन पर ही नगरपालिका के जो कोई मुख्य कार्य होंगे, मुख्य कार्यों के लिए जो भी भौतिक संपत्तियां होंगी उनका रख रखाव या फिर उन्हें भौतिक संपत्तियों को बनाने में, सर्जन करने में जो भी उनका व्यय होगा तो वो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही करेगी। तो आपका 83 है उसमें दिया गया है नगरपालिका की सीमाओं से बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति है वो 83 में दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। जो आपके पीछे क्वेश्चन था उसी के हिसाब का ये क्वेश्चन है। तो इसमें है वो लोकसभा का पूछा हुआ है। लोकसभा का पूछा है तो बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, 40। सबसे ज़्यादा किस में, यूपी में है। यूपी में कितनी है, यूपी में 80 सीटें हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। तो इस प्रकार है वो, इस जो पहले हमने राज्यसभा का क्वेश्चन किया था अब लोकसभा का किया है तो इसमें भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर बिहार की बात करें तो 40 है। तो 40 और कौन कौन से दो राज्यों की है, तो आपके गुजरात और असम की है। गुजरात की आपकी कितनी 26 सीटें हैं और असम की कितनी है 14 सीटें हैं। तो 6 4 10 0 और 2 3 और 4 यानी 40 हो गई। तो 26 और 14 है वो गुजरात और असम की है। तो इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि RS लेवल का जो एग्जाम होगा उनमें ऐसे क्वेश्चन है वो कई बार आए हुए हैं तो इसमें आ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये तो याद ही होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, वो राजस्थान की कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। राणा सांगा एवं मांडू के सुल्तान के बीच में, राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में, राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान के बीच में और राणा कुंभा व सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच में। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान के बीच में है वो 1437 में सारंगपुर का युद्ध है वो हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सारंगपुर का युद्ध है वो कब हुआ था, 1437 में हुआ था। किन किन के मध्य में हुआ, तो राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगम संपत्ति की कुर्की के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत है। राज्य सरकार, नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और वार्ड समिति के अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो प्राधिकृत व्यक्ति है। जंगम संपत्ति की जो कुर्की है इसकी जो आपका किस में था, धारा कौन सी थी, इसमें धारा थी आपकी 133। इसमें अनुसूची की बात करें तो आपकी अनुसूची थी आपकी 6 नंबर। तो आपकी 6 नंबर अनुसूची है वो कौन सी धारा में है, 133 में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और इस साइड राज्य दिए हुए हैं और इस साइड राज्यसभा में स्थान दिया हुआ है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए कि राज्यसभा का पूछ ले या फिर आपसे लोकसभा का पूछ ले। तो हमने पीछे भी देखा था कि 19 सीटें हैं वो किसकी थी, 19 सीटें थी महाराष्ट्र की, तो 2 आ जाएगा। कर्नाटक की कितनी सीटें थी, 12 सीटें थी। पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की कितनी है, 11 सीटें हैं। तो आपके ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इस हिसाब से जो भी नीचे कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई थी। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड जुलाई 1988 में, मई 1985 में, जुलाई 1986 में और मई 1982 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मई 1985 में है वो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस प्रकार से कोई भी विकास बोर्ड वगैरह हो तो इनकी कई बार है वो स्थापना डेट है वो पूछ लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही दिया हुआ है।
किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। नगरपालिका की कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सदस्य का नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। पदेन सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है? मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। इसमें होना था कि सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कुछ डाउट है, क्योंकि हो सकता है प्रिंट में कुछ गलती हुई हो। तो इसमें अगर पहला की बात करें कि किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, देखिए इसमें ये दिया होता है कि जो इसकी ये चारों ही बातें हैं, ये आपकी किस में दी हुई है? धारा 6 में दी हुई है। धारा 6 में दी हुई है। धारा 6 में क्या है कि नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया हुआ है। नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि नगरपालिका में है वो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो निर्वाचित होता है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होता है। दूसरा कौन सा होता है? पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा होता है मनोनीत। तीसरा होता है मनोनीत। तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अगर हम निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 13 होने चाहिए, और 13 से ज़्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है कि ऑप्शन ए में तो कुछ कोई मिसप्रिंट हुआ हो, तो कम से कम है वो 13 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसके संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें अब संशोधन करके कितनी कर दी गई है? कम से कम 20 कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए संशोधन के बाद। पहले जो संविधान, जो इसका एक्ट था 2009, नगरपालिका एक्ट 2009, तो उसमें पहले 13 थी, लेकिन संविधान संशोधन के बाद है इसको कितने कर दी गई है? 20 कर दी गई है। अगली बात करें कि इसमें निर्वाचित सदस्य तो कितने होने चाहिए? कम से कम है वो 20 होने चाहिए। पदेन सदस्यों की बात करें तो उस क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जैसे एमएलए हो गया या फिर एमपी हो गया, यानी लोकसभा में जो होते हैं वो एमपी हो गया, तो वो होते हैं, इसे पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इन्हें मत देने का अधिकार होता है। तीसरे मनोनीत सदस्य माने तो मनोनीत सदस्य वे होंगे, और इनमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनमें से एक, जो कम से कम एक है, वो दिव्यांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिव्यांग होना चाहिए। तो इस आप एक चीज़ की जो विशेष बात है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें कम से कम एक दिव्यांग होना चाहिए। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नगरपालिका प्रशासन का जो कोई विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें ही मनोनीत सदस्य चुना जाता है। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें वोट देने का, मत देने का अधिकार है वो नहीं होता है, तो इन्हें नहीं होता है। दूसरी अगर हम बात करें इनके बारे में, तो जो आपके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य में नगरपालिका में बात करें, नगरपालिका में कितने होते हैं? 6 मनोनीत सदस्य होते हैं। नगर निगम की बात करें, नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो उसमें कितनी होती हैं? परिषद में होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। अगर नगर निगम की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? नगर निगम में होते हैं 12 होते हैं। पहले इनकी संख्या है वो इनमें 4 थी, इनमें 5 थी और इनमें 6 थी, लेकिन अब इनकी कितनी हो गई? नगरपालिका में 6 हो गई, नगर परिषद में 8 हो गई और नगर निगम में 12 हो गई। तो ये भी आपको तो ये भी पीछे आरएस के एग्जाम में पूछा हुआ था, जिसमें ये पूछा हुआ था कि इनकी जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा इसमें ये होता है कि जिनका जो कार्यकाल होते हैं वो कोई भी निश्चित नहीं होता, जब चाहे सरकार इन्हें हटा सकती है, राज्य सरकार, और जब चाहे इन्हें वापिस से बुला सकती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अगर हम बात करें कि जो सीटों की संख्या का निर्धारण है वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार है वो करती है। साथ में जो आपके लोकसभा के एमपी होते हैं उस क्षेत्र के, तो उन्हें नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, इसमें 13 आएगा, 13 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। नगरपालिका के कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। ये बात है, इसमें सही भी दी हुई है, मान सकते हैं, क्योंकि जो 50% का भी 50% है वो महिलाओं को आरक्षण होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये बात इसकी सही है। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सदस्य का नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा, ये भी बिल्कुल सही है। पदेन सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं, ये गलत है। पदेन सदस्य को तो है, लेकिन मनोनीत सदस्य होता है उसे नहीं होता, मनोनीत को नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित करों में किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? निगम कर, मरणोपरांत संपदा शुल्क,
उत्तराधिकार शुल्क और व्यापार व्यवसाय एवं वर्ती कर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी व्यापार व्यवसाय एवं वर्ती कर, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया था? चेतना शर्मा ने, कैप्टन अभिमन्यु ने, अवनी चतुर्वेदी ने और भावना कंठ ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतना शर्मा ने है वो मिसाइल प्रणाली आकाश का वो नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किसी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। नए चुनाव तक उस ग्राम क्षेत्र के पंच सरपंच उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। कल हमने धारा 3 की थी, धारा 3 में क्या है, नगरपालिकाओं का परिसीमन है, जिसमें ये बताया था, मैंने आपको पूरा समझाया था कि परिसीमन में है कोई भी जो नए है नगरपालिका घोषित की जा सकती है और नगरपालिका को समाप्त भी किया जा सकता है। कोई नगरपालिका में कोई और क्षेत्र शामिल किया जा सकता है, या फिर नगरपालिका है उसके किसी भी क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है, या फिर एक नगरपालिका को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें ये बोला है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और जब तक इसके जो नए चुनाव यानी इसे शामिल करने के बाद नगरपालिका के जो नए चुनाव होंगे 6 माह में होंगे, तो उनको चुनाव करवाने से पहले तक जो 6 महीने तक जो शासन चलेगा इसका, तो उसमें पंच सरपंच है उन्हें अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। और एक ये भी बात होगी कि इस समय है इसे जो ये क्षेत्र होगा इसे गांव नहीं समझा जाएगा, और उस पे जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके नियम नहीं लगेंगे, क्योंकि यह नगरपालिका के अधीन हो जाएगा, अधिकारिता क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसके दोनों ही सही है, तो रायनी ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो या क्या ये चारों पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सही है, बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति से प्राप्त, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में हाँ, बना सकती है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके चारों कथन है वो सही हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि हाला जालारी कुंडलिया किसकी कृति है? सारंगधर, देवदास, मुरलीधर और ईश्वरदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरदास है वो हाला जालारी कुंडलिया की कृति के रचनाकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से नगरपालिका में करों को वसूलने का कर्तव्य है वो किसका है? राज्य सरकार का, नगरपालिका अध्यक्ष का, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का और वार्ड समिति के अध्यक्ष का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसका कार्य है कि वो नगरपालिका में करों को वसूले। और ये किस धारा में दिया हुआ है? आपके धारा 127 में दिया हुआ है, धारा 127। तो धारा 127 में दिया है कि करों को वसूल करने का कर्तव्य, करों को वसूल करने का कर्तव्य है वो किस में दिया हुआ है? धारा 127 में दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है या फिर उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, यानी उसके द्वारा चुना या बनाया गया प्राधिकृत अधिकारी है, उसे करों को वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। मैं जितने भी क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी करवाती हूँ, बीच में रुकती नहीं हूँ, जल्दी थोड़ा हो सकता है स्पीड फास्ट हो, तो आप उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं फास्ट इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, साथ में कम टाइम में हो, ताकि आप कम टाइम में सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ पाएँ और आपके जल्दी से रिविजन हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। अभी इसमें क्या बोला गया? लोकसभा की बोला गया है। तो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो उसमें कितनी? 10 सीटें हैं।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं और अगर राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं। तो इसमें लोकसभा की पूछा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश की है वो लोकसभा सीटें हैं वो समान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आपको इसमें क्योंकि राजस्थान है तो राजस्थान की बात की गई तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी राग दोहा के रचयिता है सीताराम लालस, महेंद्र, जीवाधार और मनोहर। तो राजस्थानी राग दोहा के रचयिता है वो है मनोहर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? कब प्रथम बार? 1951 में, 54 में, 64 में और 56 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 1954 में है वो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम है वो प्रथम बार लागू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण था, और सती अधिनियम 1987, सती निरोध अधिनियम 1987। तो इनमें से कौन सा एक है जो गलत दिया हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र की है कब किया गया? 25 जून 2015 को, 31 मार्च 2013 को, 21 जनवरी 2015 को और 5 अगस्त 2021 को। तो अगर इसमें 25 जून 2015 की बात करें तो आपकी अमृत योजना है वो प्रारंभ हुई थी 25 जून 2015 को। अमृत योजना कौन से? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ये कब प्रारंभ हुआ था? 25 जून 2015 को। 31 मार्च 2013 की बात करें तो ये तो नहीं था, हाँ 31 मार्च 2019 जरूर था। वो क्या था 2019? उसमें ये था कि जो आपकी हृदय योजना है उसकी अवधि थी। हृदय योजना की अवधि कब थी? हृदय योजना है वो प्रारंभ तो हुई थी आपके 21 जनवरी 2015 को, यानी इस दिन, ठीक है। और उसकी अवधि पूछ ले तो वो थी 31 मार्च 2019। 5 अगस्त 2021 की बात करें तो इसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ 6 अगस्त 2021 है, इस दिन है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो उस दिन इसका प्रारंभ हुआ था 6 अगस्त 2021 को। तो इनमें से अगर बात करें 25 जून 2015 अमृत योजना, 31 मार्च 2019 हृदय योजना की अवधि और 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना शुरू हुई थी और 6 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये भी प्रारंभ कब हुई थी? 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना है वो प्रारंभ हुई थी। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा डिटेल से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ तो हुई थी 25 जून, प्रारंभ हुई थी 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। अगर इसके मंत्रालय की बात करें तो इसका मंत्रालय था आवासन तथा शहरी मंत्रालय, आवासन तथा शहरी मंत्रालय, ये इसका था मंत्रालय, ठीक है। 2 बातें हो गई। और तीसरे ये थे कि इसका लक्ष्य क्या था, इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो इस योजना का लक्ष्य था कि 2022 में देश के जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वो वर्ष पूरे होने से पहले है वो देश के हर नागरिक के पास पक्का घर हो, हर नागरिक के पास आवास जो उपलब्ध हो, पक्का आवास है वो उपलब्ध हो, ठीक है। ये क्या था? इसका लक्ष्य था, यानी 2022 में देश की आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे होने वाले थे उनसे पहले है वो देश के हर नागरिक के पास पक्का आवास है वो उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है वो रखा गया था। अगर इसमें पात्रता की बात करें तो इसमें पात्रता में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें श्रेणियां दी गई थी, और श्रेणियां में कितनी थी? 4 श्रेणियां दी गई थी। 4 कौन कौन सी थी? 4 थी कि एक तो ईडब्ल्यूएस दिया गया था, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इसमें जो सीमा थी वो थी कि 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय,
3 लाख रुपए तक वार्षिक आय है वो होनी चाहिए किनकी, ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगर निम्न वर्ग की, दूसरा था निम्न वर्ग, अगर निम्न वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग आय वर्ग की बात करें तो इसमें जो रुपए की सीमा थी वो थी 6 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए। फिर था तीसरा था मध्यम वर्ग आय, मध्यम आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग। और इसमें जो मध्यम वर्ग था इसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था जिसमें तो ये था कि 12 लाख तक, 12 लाख रुपए तक है वो क्या होनी चाहिए, वार्षिक आय होनी चाहिए। और मध्यम आय वर्ग अगर सेकंड की बात करें, दूसरी श्रेणी की बात करें तो उसमें था 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए। तो ये थी पहली जो पात्रता में पहला पॉइंट था कि श्रेणी, श्रेणी कितनी थी, 4 थी। ईडब्ल्यूएस की थी, जो निम्न वर्ग थी उनकी थी। मध्यम वर्ग भी दो भागों में बंटा हुआ था, दो, एक तो मध्यम वर्ग फर्स्ट जिसमें 12 लाख रुपए और मध्यम वर्ग सेकंड जिसमें 18 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए थी। अगर दूसरी पात्रता की इसमें बात करें, दूसरी पात्रता की बात करें तो परिवार के नाम पे है, परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए था, देश में कहीं भी पक्का घर है वो नहीं होना चाहिए था, पक्का घर है वो नहीं होना चाहिए था। अगर तीसरी इसकी पात्रता की बात करें, जो किसी भी, जो ये इस योजना में जो लाभ लेगा वो किसी अन्य योजना में, अन्य योजना में है वो लाभ नहीं लेना होगा घर के लिए, यानी किसी अन्य योजना से घर बनाने के लिए कोई भी पैसा उसने नहीं लिया हो। और चौथी इसकी पात्रता की बात करें तो इसमें घर का क्षेत्रफल दिया हुआ था, घर का क्षेत्रफल दिया था कि किस श्रेणी के वर्ग को है वो कौन से कितने मीटर का घर होगा, उपलब्ध होगा। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनमें तो 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का घर उपलब्ध होगा, ठीक है, किस में, ईडब्ल्यूएस में। अगर हम जो निम्न आय वर्ग के थे, निम्न आय वर्ग की बात करें तो उनमें 60 वर्ग मीटर का था। अगर मध्यम आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग की बात करें उसमें फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो उसमें तो था 160 वर्ग मीटर। और अगर सेकंड श्रेणी की बात करें तो उसमें था 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर का घर होगा, ठीक है, तो घर का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें 4 पात्रताएं थी। पहली पात्रता तो ये थी कि श्रेणी होंगी, ईडब्ल्यूएस हो गई, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी के 2 श्रेणियां थी, ठीक है। दूसरी पात्रता थी कि परिवार के नाम पर देश में कहीं भी और पक्का घर नहीं होना चाहिए। तीसरी ये थी कि जो इस योजना का लाभ लेगा वो किसी अन्य योजना से घर बनाने के लिए उसने पैसे ना लिए हों। और चौथी जो पात्रता थी उसमें घर के क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि जो ईडब्ल्यूएस का क्षेत्र होगा वो 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का घर, और निम्न वर्ग के होंगे वो 60 वर्ग मीटर। मध्यम वर्ग में अगर फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो 160 वर्ग मीटर होगा, और अगर सेकंड श्रेणी की बात करें तो 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। अब अगर इन चारों की चारों श्रेणियों की बात करें, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उन्हें बैंक से कितना लोन मिलेगा, बैंक से लोन कितना मिलेगा, और उन्हें ब्याज की सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी, ब्याज की सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी। तो इन्हें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इन्हें बैंक से लोन मिल सकता है 6 लाख तक का, और इन पे जो ब्याज की सब्सिडी होगी वो होगी 6.5% की। अगर निम्न वर्ग के जो होंगे, आय वर्ग के होंगे, अगर उनकी बात करें तो उन्हें भी 6 लाख तक का लोन मिल सकता है, 6 लाख तक का, ठीक है, बैंक से। और अगर इनके भी ब्याज सब्सिडी की बात करें तो 6.5%। अगर हम मध्यम वर्ग के जो फर्स्ट श्रेणी के लोग हैं उनकी बात करें, फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो उनको मिल सकता है 9 लाख तक का, 9 लाख तक का, और उन्हें ब्याज की सब्सिडी मिलेगी 4%। अगर हम मध्यम वर्ग के सेकंड श्रेणी की बात करें, जो सेकंड श्रेणी कौन सी थी, जो 18 लाख रुपए तक उनकी वार्षिक आय वो श्रेणी, तो उन्हें 12 लाख रुपए तक का बैंक से लोन मिल सकता है, और उनकी जो ब्याज सब्सिडी होगी वो होगी 3%। तो ये इनके बैंक से जो लोन लेने की जो जितनी सीमा थी वो बताई है, और साथ में इन्हें कितनी ब्याज सब्सिडी मिल सकती है वो बताई है। अगर हम यही बात करें कि जो ऋण की अवधि है यानी वो कितनी होगी, यानी कितने जो टाइम पीरियड के बाद है वो ऋण है वो वापस चुकाना होगा, तो ऋण की अवधि है वो है 20 वर्ष, 20 वर्ष के अंदर है, यानी 20 वर्ष के बाद है ये, 20 वर्षों में है ये जो आपका ऋण होगा ये चुकाना होगा, ठीक है। अगर इस योजना की एक बात और करें तो इस योजना में एक बात ये है कि इसमें 3 नोडल एजेंसी होंगी, 3 नोडल एजेंसी होंगी। 3 नोडल एजेंसी कौन कौन सी होंगी, एक तो आपके नेशनल हाउसिंग बैंक होगा,
नेशनल हाउसिंग बैंक होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI होगा। और तीसरे बैंक की बात करें तो तीसरा बैंक होगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये 3 इसमें नोडल एजेंसियां होंगी, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये 3 इसमें नोडल एजेंसी होगी। तो ये देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल से ये योजना करवा दी है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बना ना आपका तो सारा का सारा इसी से बनेगा। इसके जो मैंने आपको इसमें करवाई है इस योजना से बाहर है वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो मैं आपको ये जो योजना मैंने यहाँ करवाई है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इससे आप आपका अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको ये रिवीजन करने में भी बहुत सुविधा होगी। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो इसमें पूछा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ ऑप्शन ए 25 जून 2015। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस योजना को एक बार जल्दी से फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जो आपके इसका प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपके 25 जून 2015 को। मंत्रालय की बात करें तो आवासन तथा शहरी मंत्रालय। लक्ष्य था कि 2022 में जो आपके देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं उससे पहले है वो देश के हर नागरिक के पास है वो पक्का आवास होना चाहिए। पात्रता में इसमें 4 श्रेणियां थी। चारों कौन कौन सी थी, एक आपकी EWS थी जिसमें 3 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए। निम्न वर्ग के लिए 6 लाख रुपए होनी चाहिए। मध्य वर्ग की 2 कैटेगरी थी। फर्स्ट में ये था कि 12 लाख रुपए की जो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए। और सेकंड में ये था कि 18 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए। आगे इसमें हमने पढ़ा कि जो इसकी दूसरी पात्रता थी कि परिवार के नाम पर देश में कहीं पे भी है वो पक्का मकान यानी पक्का आवास घर है वो नहीं होना चाहिए। तीसरे ये थे कि इस योजना का अगर लाभ ले रहे हैं तो अन्य किसी योजना से है वो घर बनाने के लिए रुपए है वो यानी पैसा है वो नहीं लिया होना चाहिए। चौथी ये थी कि घर का क्षेत्रफल कितना होगा। EWS की बात करें तो EWS का तो होगा 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। निम्न वर्ग की बात करें तो 60 और मध्य वर्ग की अगर फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो 160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और सेकंड की बात करें तो 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। आगे इसकी बात करें तो इसमें है वो लोन है वो बैंक से कितना मिलेगा और कितनी ब्याज सब्सिडी पर। EWS के लिए 6 लाख 6.5 ब्याज सब्सिडी पर। जो निम्न वर्ग है उनके लिए 6 लाख 6.5% की सब्सिडी पर। मध्यम वर्ग की फर्स्ट श्रेणी के लिए 9 लाख 4% और सेकंड श्रेणी के लिए 12 लाख 3% के लिए। अगर हमें ये पूछा कि ऋण की अवधि है वो कितनी है तो इस योजना के तहत जो मंजूर की गई है लोन को वो 20 वर्षों में वापस से चुकाना होता है। फिर इसमें ये था कि इसमें 3 नोडल एजेंसियां हैं, कौन कौन सी। पहली तो है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और तीसरा था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये पूरी की पूरी योजना हमने अच्छे से है वो याद भी कर ली, अच्छे से समझ ली, याद कर ली। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है वो क्या है। 25 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 40 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 70 लाख रुपए। किसकी है, लोकसभा में है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है, 70 लाख रुपए है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा टेस्ट है वो अच्छे से सोल्व करवा दिया है। आपको क्लास कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस क्लास का है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को है फ़ायदा मिल सके। और आप है वो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्लास आपको कैसी लगी। और अब मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।